जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल में। आज की इस वीडियो में हम आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के एमसीक्यू करवाएंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास भी शेयर कर देना। चलो दोस्तों, इसी के साथ हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। आपको इन क्वेश्चनों का उत्तर कमेंट सेशन में देना है और लास्ट में आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही हुए। चलो दोस्तों, पहला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि विंडोज की डिस्प्ले को बड़ा करने के लिए कौन सा बटन यूज किया जाता है। हमारा कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि विंडोज की डिस्प्ले को बड़ा करने के लिए कौन सा बटन यूज में किया जाता है। स्क्रॉल बॉक्स, डाउन साइज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि विंडो की डिस्प्ले को बड़ा करने के लिए कौन सा बटन दबाते हैं। चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, मैक्सिमाइज का बटन दबाते हैं दोस्तों। कौन सा बटन दबाते हैं? मैक्सिमाइज का बटन। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम का उत्पादक देश कौन सा है। बताइए दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम का उत्पादक देश कौन सा है? जापान, अमेरिका, कनाडा, भारत। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? बताओ, यूरेनियम सर्वाधिक कहां पर उत्पादित होता है दोस्तों? तो कनाडा में होता है दोस्तों। कहां पर होता है? कनाडा में। कनाडा में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन होता है दोस्तों, ध्यान में रखना। कहां पर होता है? कनाडा में। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, आ गया कि आपको बताना है कि दुग्ध उत्पादक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। दुग्ध उत्पादक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो दोस्तों बताओ, कौन सा स्थान है दूध उत्पादन में भारत का? विश्व में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। सर्वाधिक दूध का उत्पादन कहां पर होता है दोस्तों? भारत में ही सर्वाधिक दूध का उत्पादन होता है दोस्तों। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। आपको बताना है कि भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, फिर उत्तर देना दोस्तों कि भारत में पंचवर्षीय योजनाएं बनाने की जिम्मेदारी किसकी है। योजना आयोग की, प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की, या इनमें से किसी की नहीं। तो दोस्तों बताओ, कौन सा राइट होगा? चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों कि योजना आयोग बनाने की, सॉरी दोस्तों, पंचवर्षीय योजनाएं बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। किसकी है? योजना आयोग की जिम्मेदारी है। पंचवर्षीय योजनाएं बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? योजना आयोग की दोस्तों। ध्यान में रखना कौन सा राइट होगा? पहला बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन, नई दिल्ली, लंदन, जेनेवा। तो बताओ दोस्तों, कहां पर है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय? कहां पर है दोस्तों? इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कौन सा है। तो दोस्तों ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है दोस्तों। कहां पर है दोस्तों? जेनेवा में है दोस्तों। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है दोस्तों। आपको जेनेवा पूछे तो जेनेवा कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में जो दोस्तों जेनेवा कहां पर है? स्विट्जरलैंड में जेनेवा स्थित है। ये भी ध्यान में रखना दोस्तों। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर भी देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? नील नदी का वरदान कौन सी सभ्यता को कहा जाता है? तो कौन सा राइट होगा? ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है दोस्तों। ध्यान में रखना है कौन सी सभ्यता को कहा जाता है? मिस्र की सभ्यता को दोस्तों। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। आपको बताना है कि कंप्यूटर में प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है। कंप्यूटर में प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है? बीपीएस में, एमआईपीएस में, बीएएनडी में, हर्ट्ज में। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? कौन सा राइट आंसर होगा? चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? कंप्यूटर की प्रोसेसर गति को किस में मापा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा।
MIPS में, किस में मापा जाता है दोस्तों? MIPS में कंप्यूटर की प्रोसेसर गति को मापा जाता है दोस्तों। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि कहां पर समान होती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, फिर उत्तर देना दोस्तों कि पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि कहां पर समान होती है। कर्क रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुवों पर। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों कि पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि कहां पर समान होती है? तो भूमध्य रेखा पर होती है दोस्तों। कहां पर होती है? भूमध्य रेखा पर पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है दोस्तों। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो कहां पर है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। ध्यान में रखना। मध्य प्रदेश में कौन सा है? कान्हा। कान्हा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? मध्य प्रदेश में। आपको मध्य प्रदेश में पूछे तो कौन सा है? कान्हा वन्य जीव अभ्यारण्य। दोस्तों चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है? चारों में से वह कौन सी नदी है जो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण में सहायक है? चिनाब, दामोदर, ब्रह्मपुत्र, कोसी। तो बताओ दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा कि कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है? कौन सा होगा चारों में से आंसर राइट? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगी, दामोदर नदी। दामोदर नदी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। और इसी के साथ कौन सी नदी है? गंगा नदी। गंगा नदी और दामोदर नदी मिलकर कौन से सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है? आपको ऑप्शन में गंगा भी दे तो गंगा भी राइट होगा दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। यदि आपको ऑप्शन में गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों एक साथ नहीं दिया जाएगा दोस्तों, या तो दिया जाएगा दोनों एक ही ऑप्शन में दिए जाएंगे, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन सी करती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। कहां पर है सुंदरबन डेल्टा? तो पश्चिम बंगाल में दोस्तों। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा स्थित है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा स्थित है दोस्तों। यह भी ध्यान रखना, आपको पूछा जा सकता है कि सुंदरबन डेल्टा कहां पर है? तो पश्चिम बंगाल में। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से कौन सा कार्य कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कार्य कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? डाटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को स्टोर करना। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि कंप्यूटर का बुनियादी कार्य कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? देखो कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस करता है, ये तो बिल्कुल राइट होगा। इनपुट को स्वीकार भी करता है और आउटपुट भी देता है दोस्तों, और इसी के साथ डाटा को स्टोर भी करने का कार्य करता है। तो कौन सा कार्य नहीं करता? टेक्स्ट को स्कैन करना। टेक्स्ट को स्कैन करना ये कंप्यूटर का कार्य नहीं है। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? चारों में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा, साबरमती, ताप्ती और ये सभी। तो बताओ दोस्तों कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो कौन सी बहती है दोस्तों? तो ये सभी नदियां पश्चिम दिशा की ओर बहती है। सभी नदियां कौन सी दिशा में बहती है? पश्चिम दिशा की ओर बहती है दोस्तों, ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन, पेरिस, लंदन, नई दिल्ली। तो बताओ दोस्तों कहां पर है विश्व बैंक का मुख्यालय? चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो वाशिंगटन में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है दोस्तों। वाशिंगटन में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है दोस्तों। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो दल विरोधी दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है? क्वेश्चन है हमारा, दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है दोस्तों? 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची। तो किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान है? चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तो कौन सा होगा राइट? तो 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित
प्रावधान है दोस्तों, ध्यान में रखना, दल व दल से संबंधित प्रावधान 10वीं अनुसूची में है। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। 8वीं अनुसूची में किससे संबंधित है? भाषाओं से। 22 भाषाओं से संबंध किसका है? 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में कौन सी है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। चलो दोस्तों 11वीं अनुसूची पूछे तो 11वीं किसके लिए? पंचायती राज के लिए। पंचायती राज के लिए कौन सी है? 11वीं। ये भी ध्यान रखना, पंचायती राज के लिए कौन सी है? 11वीं दोस्तों। 7वीं कौन सी है? राज्य और संघ के कार्यों के बारे में बताया गया है। राज्य और संघ की शक्तियों का विभाजन है 7वीं अनुसूची में। राज्य और संघ की शक्तियों का विभाजन है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 26 जनवरी 1946, 29 दिसंबर 1946, 9 नवंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो कौन से दिनांक हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक? तो कब हुई दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दोस्तों। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इसके अध्यक्ष आपको पूछे अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सचिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर इस सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलो दोस्तों मैंने आपको जितनी डिटेल्स थी इंपोर्टेंट वो सब दे दिए, आपको ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया? महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो चारों में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया? तो कौन सा होगा बिल्कुल राइट आंसर? तो तीसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है कि निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है बबल मेमोरीज, फ्लॉपी मेमोरीज, सीडी रोम, कोर मेमोरीज। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? कि ऑप्टिकल मेमोरीज कौन सी है दोस्तों? चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सीडी रोम ऑप्टिकल मेमोरी है। ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है? सीडी रोम। सीडी रोम ऑप्टिकल मेमोरी है दोस्तों। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि उसरी और बिहुना इनमें से किस प्रदेश के नृत्य किस प्रदेश के नृत्य में एक रूप है? उसरी और बिहुना इनमें से किस प्रदेश के नृत्य के एक रूप है? इन चारों में से बताना है आपको कि उसरी और बिहुना किस प्रदेश के नृत्य है। ये क्वेश्चन है हमारा। आपके क्या क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से प्रिंट होता है दोस्तों। आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आता, इसी कारण आप क्वेश्चन का उत्तर नहीं दे पाते। यहाँ पर सीधा सीधा पूछ रहा है कि उसरी और बिहुना किस प्रदेश के नृत्य है। तो बताओ दोस्तों किस प्रदेश के है दोस्तों? ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल के। पश्चिम बंगाल के दोस्तों। एग्जामिनर आपको ऐसा क्वेश्चन देगा कि वो आपको आते हुए भी आपसे नहीं कर पाएंगे दोस्तों। इसलिए हम आपको क्वेश्चन बदल के दे रहे, आप हर तरीके से क्वेश्चन को समझकर कर सके दोस्तों, इसलिए। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी, फारस की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, हडसन की खाड़ी। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है दोस्तों? तो बंगाल की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। कौन सी है? बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, तीसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि सदाबहार वन कहां पर पाए जाते हैं? सदाबहार वन कहां पर पाए जाते हैं? मानसूनी जलवायु क्षेत्र, मरु क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य रेखीय क्षेत्र। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? सदाबहार वन कहां पर पाए जाते हैं? तो कौन सा राइट होगा दोस्तों चारों में से? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं दोस्तों। कौन से क्षेत्र में? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर भी देना है। हमारा अगले क्वेश्चन आएगा कि रिएक्टर स्टेट।
रिक्टर स्केल किसकी शक्ति को मापा जाता है? रिक्टर स्केल में किसकी शक्ति को मापा जाता है? सुनामी, पवन, भूकंप, ज्वालामुखी। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? रिक्टर स्केल में किसकी शक्ति को मापा जाता है दोस्तों? तो बताओ चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। भूकंप की शक्ति को किस में मापा जाता है? रिक्टर स्केल में मापा जाता है दोस्तों। किसमें? रिक्टर स्केल में मापा जाता है दोस्तों। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि वन महोत्सव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वन महोत्सव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वृक्षों को काटने से, वृक्षारोपण से, वृक्षों की आनुवांशिक परिवर्तन से, खेती में बढ़ोतरी से। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? कि वन महोत्सव किससे संबंधित है? तो वृक्षारोपण से संबंधित है दोस्तों। वृक्षारोपण से वन महोत्सव संबंधित है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। अगला क्वेश्चन आ गया कि खासी और गारो जनजातीय मुख्यतः कहां पर पाई जाती है? खासी और गारो जातीय मुख्यतः कहां पर पाई जाती है? मेघालय में, नागालैंड में, मिजोरम में, मणिपुर में। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? कौन सा आपका राइट आंसर होगा दोस्तों कि खासी और गारो जातीय कहां पर पाई जाती है? तो कहां पर पाई जाती है दोस्तों? मेघालय में। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। मेघालय में खासी और गारो जातीय पाई जाती है दोस्तों। खासी और गारो जातीय पाई जाती है दोस्तों। कहां पर? मेघालय में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि निम्न में से क्या एक इंफॉर्मेशन का कलेक्शन या समूह है? बताओ दोस्तों निम्न में से कौन सा एक इंफॉर्मेशन का कलेक्शन और समूह है? फाइल, पाथ, प्रिंट आउट, प्रिंटर। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? इंफॉर्मेशन का कलेक्शन और समूह है। कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसका कलेक्शन कहां पर होता है आपको ये बताना है। तो किस में होता है? फाइल में होता है दोस्तों। किसी भी इंफॉर्मेशन का कलेक्शन कहां पर होता है? फाइल में होता है। वह फाइल में जाके ऐड हो जाता है दोस्तों। किसी भी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो कहां पर ऐड होती है? फाइल में जाके। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? केंगा, तारापुर, नरोर, कोटा। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों कि भारत में पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट होगा, तारापुर। कौन सा है? तारापुर है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 63, इनमें से कोई नहीं। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो बताओ किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है दोस्तों, यह भी ध्यान रखना। अनुच्छेद 63 के तहत ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको पूछे कि दोस्तों उपराष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो कौन सा है? 65वां अनुच्छेद, 65वां, ये भी ध्यान रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहां पर स्थित है? खड़गवासला, कोलकाता, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ दोस्तों राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहां पर स्थित है? तो कहां पर है दोस्तों राष्ट्रीय रक्षा अकादमी? तो खड़गवासला में दोस्तों। कहां पर है? खड़गवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि वेलाडीला खान किसके लिए प्रसिद्ध है? वेलाडीला खान किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए, लोहे के लिए, तांबे के लिए, बॉक्साइट के लिए। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि वेलाडीला खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहे अयस्क के लिए। किसके लिए है? लोहे अयस्क के लिए वेलाडीला खान प्रसिद्ध है दोस्तों। तांबे के लिए कौन सी खान प्रसिद्ध है? खेतड़ी की। कौन सी? खेतड़ी की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। तो ये राजस्थान में स्थित है, ये भी ध्यान रखना। खेतड़ी खान कहां पर है? राजस्थान में। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य की है? पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य की है? हिमाचल प्रदेश, केरल, तेलंगाना, मणिपुर। तो चारों में से कौन से राज्य की
पंबा सिंचाई परियोजना है दोस्तों। तो कौन से राज्य की है पंबा सिंचाई परियोजना? तो केरल की दोस्तों। कौन से राज्य की है? केरल की। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। केरल की सिंचाई परियोजना कौन सी है? पंबा सिंचाई परियोजना। कौन सी नदी पे है ये पंबा सिंचाई परियोजना? कौन सी नदी पे? पांबा नदी पे। कौन सी नदी पे? पांबा नदी पे पंबा सिंचाई परियोजना स्थित है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। आपको बताना है कि भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का कारखाना कहां पर खोला गया था? भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का कारखाना कहां पर खोला गया था? पुणे, मुंबई, मद्रास, चेन्नई। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि आधुनिक रूप से सीमेंट बनाने का कारखाना कहां पर खोला गया था? तो मद्रास में खोला गया था दोस्तों। कहां पर खोला गया था? मद्रास में। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। मद्रास में खोला गया था। कब खोला गया था? 1904 को। 1904 ईस्वी को खोला गया था दोस्तों। 1904 ईस्वी को खोला गया था, यह भी ध्यान रखना। परंतु ये असफल हो गया। असफल हो गया, ये असफल हो गया दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया? सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया? समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने, कुमारगुप्त ने। तो बताओ दोस्तों चारों में से किसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया? तो किसने करवाया दोस्तों? चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा आपको बताना है। तो स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। और सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? निर्माण किसने करवाया? निर्माण पूछे तो किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, ये भी ध्यान रखना। जीर्णोद्धार किसने करवाया? स्कंदगुप्त ने। और किस मौर्य शासक ने करवाया जीर्णोद्धार? अशोक ने भी सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था दोस्तों। अशोक ने भी सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, यह भी ध्यान रखना। और इसी के साथ पूछे तो कौन से पर्वत पर है? तो गिरनार पर्वत पर, गुजरात के गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील स्थित है दोस्तों। ध्यान में रखना कौन से पर्वत पर? गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील स्थित है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि माध्यमिक सूत्र के रचयिता कौन है? माध्यमिक सूत्र के रचयिता कौन है दोस्तों? बराहमिहिर, नागार्जुन, चाणक्य, चरक। तो बताओ दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा? कौन सा राइट आंसर होगा कि माध्यमिक सूत्र के रचयिता कौन है? चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? तो दूसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। इसमें सेकंड आंसर नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र की रचयिता की दोस्तों। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र की रचयिता की। चाणक्य ने किसकी की? अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र की रचयिता किसने की? चाणक्य ने, यह ध्यान रखना। चरक ने किसकी की? चरक संहिता की। चरक संहिता की रचयिता किसने की? चरक ने की थी दोस्तों। ध्यान में रखना किसने कौन कौन सी पुस्तक लिखी। आपके इंपोर्टेंट 1-2 क्वेश्चन पिक्स इसमें से आएंगे आपको कि किस पुस्तक की रचयिता किसने की, तो ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि ताजमहल का निर्माण कराने वाले मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन थे? ताजमहल का निर्माण कराने वाले मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन थे? विद्याधर, उस्मान गनी, अबुल फजल, उस्ताद अहमद लाहौरी। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि ताजमहल के निर्माण कराने में मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन थे? तो कौन थे चारों में से? तो ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। ध्यान में रखना किसने करवाया? उस्ताद अहमद लाहौरी ने। ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास भी शेयर कर देना दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? इन चारों में से कौन था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, भीमराव अंबेडकर ने, स्वामी विवेकानंद ने। तो बताओ चारों में से गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया? किसने लिया दोस्तों? तो दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया दोस्तों। किसने लिया? भीमराव अंबेडकर ने। गोलमेज सम्मेलन कब हुए? तीनों गोलमेज सम्मेलन। एक तो हुआ 1930, एक कब हुआ? 1931, और एक कब हुआ? 1932।
3 ही गोलमेज सम्मेलन हुए थे दोस्तों। कब हुए? 1930, 1931, 1932। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि बाइबल का जर्मन में अनुवाद किसने किया? बाइबल का जर्मन में अनुवाद किसने किया? मार्टिन लूथर, मार्टिन गुप्टिल, मेजर हेस्टिंग या इनमें से किसी ने नहीं? तो बताओ दोस्तों बाइबल का जर्मन में अनुवाद किसने किया? चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो किसने किया दोस्तों? मार्टिन लूथर ने। मार्टिन लूथर ने बाइबल का जर्मन में अनुवाद किया दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है कि ब्रिटेन की संसद का क्या नाम है? ब्रिटेन की संसद का क्या नाम है? नेशनल असेंबली, ड्यूमा, कांग्रेस, पार्लियामेंट? तो बताओ ब्रिटेन की संसद को क्या नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना है दोस्तों? पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है ब्रिटेन की संसद को। ध्यान में रखना किस नाम से? पार्लियामेंट की नाम से जाना जाता है दोस्तों। कांग्रेस कहाँ का संसद है दोस्तों? कांग्रेस कहाँ का संसद है? तो यूएसए का दोस्तों। यूएसए का संसद भवन को क्या नाम से जाना जाता है? कांग्रेस के नाम से। रूस के संसद भवन को किस नाम से जाना जाता है? ड्यूमा के नाम से। रूस को ड्यूमा के नाम से जाना जाता है। नेशनल असेंबली कहाँ की है? पाकिस्तान की। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली है दोस्तों। पाकिस्तान की पूछे तो नेशनल असेंबली दोस्तों, ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आएगा कि कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? मदरबोर्ड में, मेमोरी में, सीपीयू में, रैम में? तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है दोस्तों? तो सीपीयू में होती है दोस्तों। किस में होती है? सीपीयू में। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है? परम 8000, मीरा, तिहान है 2, टाइटन? तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि सुपर कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा है भारत के? तो ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। परम 8000 भारत का सुपर कंप्यूटर है दोस्तों। भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000 दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया। आपको बताना कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? चंद्रशेखर आजाद ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने? तो बताओ किसने दिया वेदों की ओर लौटो का नारा? तो किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहां पर स्थापित किया गया था? प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहां पर स्थापित किया गया था? झेलम, शिवसमुद्रम, व्यास या इनमें से कोई नहीं? तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? बताना है आपको कमेंट सेक्शन में कि चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। तो कहां पर किया गया? शिव समुद्र में। कहां पर? शिव समुद्र में। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? अब्दुल कलाम की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, राजेंद्र प्रसाद की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की? तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो अब्दुल कलाम की है दोस्तों। किसकी है? अब्दुल कलाम की। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। पहला ऑप्शन ही बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई के उच्च न्यायालय किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए? कलकत्ता, मद्रास, बंबई के उच्च न्यायालय किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए? लॉर्ड मैकले, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बेटिंग या इनमें से कोई नहीं? तो बताओ किस वायसराय के समय अस्तित्व में आई ये उच्च न्यायालय? तो लॉर्ड कैनिंग के, जब भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, जब ये अस्तित्व में आए। कलकत्ता, मद्रास और बंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1862 में। कब हुई? 1862 में। सबसे पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? कलकत्ता।
आपको पूछे कि भारत का सबसे पहला उच्च न्यायालय कहां पर खोला गया, तो कलकत्ता में खोला गया दोस्तों, ध्यान में रखना कब खोला गया, 1862 में। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है, आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। आशा करूंगा आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास भी शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे अलविदा लेता हूं। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने कितने क्वेश्चन के उत्तर बिल्कुल राइट दिए। हमारी टीम आपके कमेंटों को पढ़ती है और उस पर रिप्लाई भी देती है दोस्तों। तो बता देना कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल राइट हुए। तो इसी के साथ दोस्तों अलविदा, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।